Welcome students. In this video, we will learn about how to memorize all the 29 accounting standards name. तो पिछले दो वीडियो में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मीनिंग, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देख पाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक बिजनेसमैन था जो कि एक बिजनेस स्टार्ट किया था। उसी स्टोरी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेम को कैसे याद किया जाए वो उस बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस स्टोरी को याद रख लेंगे तो आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नेम अच्छे से याद रह जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साइड में मैंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने नंबर में आता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो भी मेंशन कर दिया है, आप लोग जैसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो पिछले स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो उस बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस शुरू किया था। तो उसने अपने बिजनेस के लिए खुद के बिजनेस के लिए कुछ रूल्स और पॉलिसीज बनाए। उस पॉलिसीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ और बिजनेस का जो सब भी मेंबर थे उन लोग के सामने डिस्क्लोज किया। उनको बताया कि ये सब बिजनेस का कुछ रूल्स है जो कि आप लोग को मानना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कि है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। तो बिजनेस के लिए कुछ रूल्स बनाने के बाद उसने खुद के बिजनेस के लिए कुछ स्टॉक खरीदे, कुछ इन्वेंटरीज खरीदे। उस इन्वेंटरीज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसने सेल किया। तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उसके बिजनेस में कैश फ्लो हुआ, उसका बहुत सारे इनकम्स हुए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो कि है कंटीजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग। तो उसका अच्छा खासा बिजनेस चला रहा था। अचानक क्या हुआ ना, उसके बिजनेस में आग लग गई, जिस वजह से उसके बहुत सारे प्रोडक्ट, उसके बहुत सारे स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये था कंटीजेंसी एंड इवेंट। कंटीजेंसी मतलब अचानक, इवेंट मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया उसके बिजनेस में, जिसके वजह से उसका बिजनेस का बहुत सारा लॉस हो गया। अब उसके बिजनेस में एक्सीडेंट होने के बाद प्रायर पीरियड मतलब पास्ट में उसने जो कुछ भी ट्रांजैक्शन किया था, जो कुछ भी सेल्स किए थे, परचेज किए थे, वो सारे चीज़ को उसने बैठ के एस्टिमेट किया कि उसके बिज़नेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उसने देखा कि उसके बिज़नेस में भारी भरकम का लॉस हुआ है उस एक्सीडेंट के बाद। अब जो पुरानी बिजनेस था उसका, उसने तो लॉस हो गया, तो वो ओल्ड बिजनेस उसने बंद कर दिया। इसने सोचा वो एक नई बिजनेस शुरू करनी पड़ेगी, इसलिए उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी अपने नए बिजनेस के लिए। तो न्यू बिजनेस में उसने सोचा अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेगा, अच्छे से काम करेगा, जैसे कि उसका रेवेन्यू इनकम होगा, रेवेन्यू ग्रोथ होगा उसके बिजनेस में। तो नई बिजनेस के लिए उसने कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदे, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, उसका कुछ फर्नीचर्स, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ उसके बिजनेस के एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें उसने खरीद दिए, जैसे कि वो अच्छे से एक नई बिजनेस स्टार्ट कर सके। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन चेंजेस रेट्स। तो बिजनेसमैन ने अब सोचा कि वो फॉरेन में ट्रेड करेगा। तो फॉरेन ट्रेडिंग के बारे में कुछ नॉलेज पाने के लिए उसने फॉरेन एक्सचेंज के साथ कांटेक्ट किया, जो जैसे कि उसका करंट सिचुएशन के बारे में उसे पता चल सके। अब उसे फॉरेन ट्रेडिंग करना है, इसलिए उसने अपने कंट्री के गवर्नमेंट से ग्रांट ली, परमिशन ली कि वो फॉरेन ट्रेडिंग करना चाहता है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो उसने फॉरेन ट्रेडिंग शुरू कर दी थी, इसलिए उसने सोचा कि बिजनेस का जो इनकम है उसको थोड़ा और भी ग्रो किया जाए, इसलिए उसने अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट लगाई फॉरेन में। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। तो उसने अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन में अच्छी तरह से ट्रेडिंग की, जैसे कि उसका बिजनेस कुछ सक्सेस अचीव कर लिया। इसलिए दूसरे जो बिजनेस थे जो कि अच्छा खासा चल नहीं रहा था, उसने इस बिजनेसमैन के साथ मर्ज होने की ऑफर दी, जैसे कि उन लोग का बिजनेस ये कंट्रोल करेगा। अब उन लोग का बिजनेस उन्होंने उस बिजनेसमैन को हैंड ओवर कर दिया। अमलगमेशन मतलब दोनों मिलके कुछ काम करेंगे। ओके,
जो पुरानी बिजनेस थी जो कि अच्छी खासा नहीं चल रही थी वो अब इसके अंडर आ जाएंगे और ये उन सारे बिजनेस को कंट्रोल करेगा। तो बिजनेसमैन ने खुद का बिजनेस शुरू किया था, उसके बाद अमालगमेशन होने के बाद दूसरे बिजनेस ने उसके बिजनेस में मर्ज हो गए, अब उसका बिजनेस बढ़ गया है। अब वो चाह रहा था कि उसका एक्टिविटी जो है, उसका बिजनेस का रिजल्ट है वो अच्छा होना चाहिए, और बिजनेस का काम एम्प्लॉई करते हैं, इसलिए उसने सोचा कि एम्प्लॉयज़ को अच्छा खासा बेनिफिट दिया जाए, जिस वजह से वो अच्छे से काम करेंगे और उसका बिजनेस का रिजल्ट अच्छा आएगा, उसका प्रॉफिट भी ग्रोथ होगा। तो उसने चाहा कि उनका एम्प्लॉई को खुश किया जाए कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करके। बोरोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो कि है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। तो मैं ये जो स्टोरी कह रहा हूँ, ये स्टोरी को अगर आप लोग याद कर लोगे सीरियली तो आराम से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सारे नेम याद आ जाएंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साइड में भी मैंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नंबर मेंशन कर दिए, जिस वजह से आपको समझने में आसानी होगा। तो बिजनेस बड़ा हो गया, एक्टिविटीज़ भी बहुत हो रहे हैं उसके बिजनेस में, तो सारे काम करने के लिए उसको थोड़ा मनी बोरो करना पड़ा, कुछ लोन लाने पड़े उसको बिजनेस में, जिस वजह से उसका बिजनेस अच्छे से चल सके। ओके, तो प्रॉपर मेंटेन करने के लिए बिजनेस को वो दूसरे लोगों से बोरो किया, लोन लाया। सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब वो बिजनेसमैन बहुत सारे चीज़ में ट्रेडिंग कर रहा है, बहुत सारे चीज़ में बिजनेस कर रहा है, और अलग अलग जगह में भी उसने बिजनेस शुरू किए, स्टार्ट किए। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब, सेगमेंट मीन्स डिफरेंट टाइप्स। अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब वो हर डिफरेंट बिजनेस का रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कि किस किस बिजनेस में उसका क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रही है। और अब देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है रिलेटेड पार्टी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है लीजेस। ओके, तो इसका मतलब क्या है ना, जो बिजनेसमैन था उसका बिजनेस अब बहुत ग्रोथ कर गया है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है, डिफरेंट प्लेसेस में उसका बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर रहा है। इसलिए उसने सोचा कि मैं अकेले ये काम नहीं कर पाऊँगा, इसलिए उसने उसका जो बिज़नेस था वो बिज़नेस रिलेटेड कोई आदमी जो उसके बिज़नेस को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएगा, उन लोगों को ढूंढ के उन लोगों को खुद का बिजनेस लीज पे दे दिया। ओके, उनको बोला कि तुम मेरा बिजनेस लो, बिजनेस कंटिन्यू करो, इनकम करो, मंथली मुझे इतना परसेंटेज दे देना। ओके, तो ये था रिलेटेड पार्टी और लीजेस। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जो कि है अर्निंग फॉर शेयर, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो कि है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या स्टोरी है ना, पहले वो खुद बिजनेस कर रहा था, जो कुछ भी इनकम हो रहा था, जो कुछ भी वो अर्न कर रहा था, खुद ले रहा था, वो अच्छे से चल रहा था। अब उसका बिजनेस बढ़ गया, तो उसने पिछले स्टोरी में हमने देखा कि वो रिलेटेड पार्टी को फाइंड आउट किया, उनको लीज दे दिया। अब वो बिजनेस का ओनर बहुत सारे हो गए हैं। ओके, तो उसने अब सोचा है अब जो बिजनेस इनकम कर रहा है उसका अर्निंग पर शेयर क्या है। पहले वो खुद एक ओनर था, अब बहुत सारे ओनर हो गए, तो अब वो एस्टिमेट करने लगा कि हम जो इतने सारे ओनर हो गए हैं बिजनेस में, तो हर एक आदमी का अर्निंग कितना होगा। वो सोचा कि चलो इसे एस्टिमेट करते हैं। तो उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब उसका जितना सारा भी बिजनेस था, सब बिजनेस के मिला के कंबाइन करके, सारे बिजनेस के एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके उसने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया, जैसे कि पता चल सकता है कि कितना ओनर कितना कितना रुपए अर्निंग करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जो कि है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन इनकम। तो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर कर दिया, जैसे कि उसको पता चल गया कि उसका इनकम कितना है और बिजनेस का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। तो उसने अपने इनकम पे टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। ओके, तो अब तक हमने देखा ये जो बिजनेसमैन था उसने अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया और अपने इनकम में टैक्स भी पेमेंट कर दिया है। अब जो टैक्स ऑफिसर थे उनको कहीं से पता चला कि इस बिजनेसमैन का एक एसोसिएट बिजनेस था, एसोसिएट फार्म था, जिसने
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस बिज़नेस के बारे में मेंशन ही नहीं किया है। ओके, तो टैक्स कलेक्टर की कंप्लेंट के बाद बिजनेसमैन ने उनको बताया कि मेरा जो बिज़नेस था वो अब बंद हो गया है, वो चल नहीं रहा है और वो कुछ प्रॉफिट भी अर्निंग नहीं कर रहा है, उसका एक्टिविटीज़ डिसकंटिन्यूड हो गया है। तो टैक्स कलेक्टर ने बोला कि हमको कुछ प्रूफ शो करो जिससे कि हमको पता चल सके कि तुम्हारा बिज़नेस एक्चुअली में बंद हो गया है। तो बिजनेसमैन ने एक इंटरिम रिपोर्ट बनाया जिसमें उसने शो किया कि ये बिज़नेस का काम कब से बंद हो गया है, जिसके वजह से ये कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है बिज़नेस, इसलिए हमने इसके ऊपर टैक्स नहीं पेमेंट किया है। इंटेंजिबल एसेट्स, तो उसका बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा था, इसलिए उसका बिज़नेस का मार्केट में गुडविल हो गया था, ब्रांड भी क्रिएट हो गया था। तो ये था बिज़नेस का कुछ इंटेंजिबल्स एसेट्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, तो उसका बिज़नेस और भी ग्रोथ कर रहा था, उसके पास और भी काम आ रहे थे, इसलिए उस काम को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, अच्छे से कंप्लीट करने के लिए उसने जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर दी, जैसे कि वो और कुछ लोगों से मिलकर अपना बिज़नेस को और भी बढ़ा सके और उसके पास जो भी एक्टिविटीज़, जो भी काम आ रहा था, जो भी ऑफर आ रहा था, उसको वो अच्छे से कंप्लीट कर सके, इसलिए उसने जॉइंट वेंचर शुरू कर दी। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, तो कुछ अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी आता है। ऐसे ही वो जो उसका जो बिज़नेस था, ओके, कुछ कस्टमर ने उसके बिज़नेस के खिलाफ ये कंप्लेंट कर दिए कि इस बिज़नेस प्रोडक्ट कुछ कर रहा है लेकिन कस्टमर को दे कुछ और रहा है, कुछ डुप्लीकेट प्रोडक्ट को ये बेच रहा है। उसके बिज़नेस के खिलाफ कस्टमर लोगों ने ये कंप्लेंट कर दी। तो अब कोर्ट में उसके खिलाफ केस चल रहे हैं उस बिज़नेस के खिलाफ। तो ये जो केस है बिज़नेस के लिए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मतलब फ़िलहाल ये बिज़नेस का लाइबिलिटी नहीं है, किंतु फ्यूचर में अगर बिज़नेस गिल्टी प्रूव हुआ तो ये बिज़नेस के लिए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी हो सकता है। तो ये बिज़नेस का फ़िलहाल केस चल रहा है उसका एगनेस्ट, तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो ये था अब तक की स्टोरी, जिसमें हमने ये देखा कि जो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसका नेम को कैसे याद किया जाए। हमने एक स्टोरी देखा कि कैसे एक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त लोग के साथ वीडियो को शेयर करें।